सर जय हिंद सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। सर, बांग्लादेश भारत के रिश्तों में बहुत ज्यादा हलचल है। हाल ही में हमने देखा कि एक यंग जो लीडर है बांग्लादेश का, वो पब्लिक के बीच ये धमकाते हुए नजर आए कि हम भारत के 7 सिस्टर को काट देंगे। लेकिन कोई वो पहला नहीं है, उससे पहले कई नेता जमात इस्लामी के या दूसरे या फिर बांग्लादेशी आर्मी के कई रिटायर्ड कर्नल जनरल इस प्रकार की बयानबाजी कर चुके हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जिन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया था, उन लोगों को बाकायदा ढाका बुलाया गया, सम्मानित भी किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत और दिल्ली और ढाका के बीच काफी ज्यादा हलचल है दोनों के विदेश मंत्रालयों में। तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है सर? देखिए राजेश जी, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराइयां हैं, वो न कोई नेता मिटा सकते, न कोई सरकार मिटा सकती, क्योंकि दोनों समाज एक दूसरे के प्रति इतने उदार और इतने नजदीक हैं कि कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन वर्तमान समय में हलचल नहीं होती, मैं ये कहूंगा कि बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं और इसमें दो स्थितियां जिम्मेदार हैं। एक तो यह है कि दोनों ही साइड में जो नेता हैं, जिनका विदेश नीति से या सरकार की नीति निर्माण से में प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, वो एक दूसरे देश के विरुद्ध कुछ स्टेटमेंट देते हैं। फिर उसके आधार पे मीडिया दोनों के रिश्तों को एक तरीके से पोर्ट्रे करता है कि इस तरह के रिश्ते हैं, खराब हैं। दूसरी तरफ थोड़े थिंक टैंक हैं, वो अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं। लेकिन हमें भारत और बांग्लादेश की सरकारों की जो नीति है, विदेश नीति है, उसको लेके समझना चाहिए। मीडिया या थिंक टैंक के बेसिस पे दोनों के रिश्तों को हम गहराई से नहीं समझ सकते हैं। तो न तो हमें नेताओं की तरह से आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में जाना चाहिए और न किसी वकील की तरह से वकालत करनी चाहिए। हमें सही संदर्भ में समझना चाहिए। और इस संदर्भ में हम देखें तो एक दूसरा फैक्टर और आ जाता है। जब चुनाव होते हैं भारत के छोटे पड़ोसी देशों में, तो हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि भारत को वहां की चुनावी राजनीति में, मैं अगर बोलचाल का वर्ड बोलूं तो घसीट लेते हैं कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है या भारत इस राजनीतिक दल का समर्थन कर रहा है। यह प्रवृत्ति पुरानी है, आज की नहीं है। अब बांग्लादेश के संदर्भ में हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जब से हसीना की सरकार गिरी है पिछली साल अगस्त में, उसके बाद ज्यादा खटास आ गया और वहां के जो कोर्ट हैं, जो ट्रिब्यूनल था, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, उन्होंने हसीना को सजा सुनाई और बांग्लादेश ने मांग की और भारत ने उस मांग को बारे में कोई ज्यादा पॉजिटिव उस सेंस में नहीं किया कि वे एक राजनीतिक नेता हैं, कोई क्रिमिनल उस तरीके की नहीं है जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल हो। लेकिन इसी संदर्भ में अभी पिछले 2-3 दिन से कुछ और घटनाक्रम बना और घटनाक्रम ये बना कि बांग्लादेश में अभी चुनाव जो फरवरी में होने हैं, उसके लिए 3 तरह के गठबंधन उभर कर सामने आ रहे हैं। एक गठबंधन का नेतृत्व नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, जो जुलाई आंदोलन से निकल के आई है, वो नेतृत्व कर रही है। एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और एक का जमाते इस्लामी कर रही है। तो इस दौर में जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, उसका पुराना कोई केडर नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, उसको ऐसा एहसास हो गया कि उनको चुनाव में कोई अच्छा बहुमत नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। और ऐसे संदर्भ में कोई उन्हीं के गठबंधन के एक नेता हैं हादी, उन पे किसी ने अटैक किया और उसको ये कहा गया कि इसमें भारत इंटरवेंशन कर रहा है, भारत में जाके जो जिसने अटैक किया है वो शरण ले सकता है, उसका कोई आधार नहीं है। और ऐसे तो ऐसा वातावरण बना, भारत विरोधी वातावरण बना, तो भारत के
जो दूतावास है, जो हाई कमीशन है, वहां पे कुछ आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो ठीक है। भारत ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को नहीं, पहले बांग्लादेश ने भारत के जो वहां हाई कमीशन है उनको बुला के ओके। कमिश्नर को ये कहा कि देखिए, भारत बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और जो हसीना वहां है वो यहाँ के राजनीतिक माहौल को बिगाड़ रही है, हम सही तरीके से चुनाव करवाना चाहते हैं। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारत बांग्लादेश विरोधी किसी गतिविधि को भारत में अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, भारत ने यह भी कह दिया कि भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश में फ्री, फेयर, इंक्लूसिव और क्रेडिबल चुनाव हो। तो भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो और एक प्रजातांत्रिक सरकार बने। इसी संदर्भ में जब वहां के जो स्टूडेंट लीडर हैं, जिनकी पार्टी है, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और डेमोन्स्ट्रेशन करने भारत के दूतावास के सामने पहुंच गए। और भारत के जो दूतावास के सामने गए, उसका जो जिस मंच से गए उसका नाम दिया जुलाई ओकिया। ओकिया एक जापानीज वर्ड भी है, उसका कुरान से भी संबंध जुड़ता है, लेकिन इस संदर्भ में यह है कि जुलाई अपराइजिंग। तो उनका यह कहना है कि इसमें सब दलों के नेता हैं और वो भारत के हस्तक्षेप के या भारत हस्तक्षेप की जो इच्छा रखता है उसका हम विरोध करते हैं। और इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं दिल्ली में, उनको आज बुलाया और अपने कंसर्न व्यक्त किए कि भारत बांग्लादेश की समृद्धि चाहता है, शांति चाहता है और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की बहाली चाहता है। और भारत के विरुद्ध जो वहां हो रहा है, भारत के हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन हो रहा है या जो सुरक्षा की दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि आगे सुरक्षा की दिक्कत और भी हो सकती है। तो ऐसे हालात को देखते हुए भारत ने आज वहां जो वीजा के एप्लीकेंट्स थे उनके 2 बजे के बाद में वीजा को उनको रीशेड्यूल कर लिया, जिनके इंटरव्यू होने थे, एप्लीकेशंस थे। तो इस तरह के हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं और इसमें आग में घी का काम है वो दोनों ही साइड का मीडिया भी कर रहा है। और थिंक टैंक को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि थिंक टैंक के पब्लिकेशन आने में तो टाइम लगता है, लेकिन मीडिया में कुछ थिंक टैंक भी आ जाते हैं, वो अपना परसेप्शन देते हैं, मीडिया एक अपने तरीके से पोर्ट्रे करता है। और उस पोर्ट्रे में यह है कि बांग्लादेश का मीडिया है वो भारत विरोधी लहर चला रहा है और भारत के भी कुछ चैनल हैं जो बांग्लादेश की स्थिति को अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। तो इससे दोनों देशों के जो हालात हैं वो संवेदनशील तो थे ही, और ज्यादा बिगड़ते लग रहे हैं। और जो जिन पार्टियों को ये लग रहा है कि हम चुनाव में अच्छा नहीं जीत सकते या चुनाव में हमारी क्रेडिबिलिटी एक सीमा से आगे नहीं चलेगी, वो भारत को वहां ड्रैग करना चाहते हैं। उससे वो ये मान के चलते हैं कि भारत विरोधी लहर है वो एक वोट कैचर उनके लिए हो सकती है। तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में निहित जो संकट है वो भी है वहां का, और वो मीडिया भी इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहा है। जबकि दोनों देशों की नीति है उसको लेके मुझे कोई ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि तनावपूर्ण नीति है। बांग्लादेश भी ये चाहता है कि भाई भारत और बांग्लादेश की इंटरडिपेंडेंस है, बांग्लादेश भारत पे बहुत से मामलों में डिपेंडेंट है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि भारत से रिश्ता बिगड़े। और भारत भी अपने अच्छे पड़ोसी के रूप में जिनके से इतने पुराने रिश्ते हैं, तो भारत भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। जी, छोटा सा सवाल, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज्यादा लंबा देखते नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल्स या पॉलिटिशियंस बयानबाजी कर रहे हैं, या जिस प्रकार की हम कहें बांग्लादेश में तैयारियां चल रही हैं, चाहे वो आईएसआई को भारत की सीमा पर लाना हो, चिकन नेक के पास लाना हो, या मोहम्मद यूनिस ने खुद कहा कि हम लाइफलाइन है, हम खुद लाइफलाइन है, मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं। तो कोई शक की गुंजाइश बचती है कहीं पर, जिस प्रकार से वहां पर खबरें आ रही कि मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग की जा रही है, भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो शक कहां बचता है कि बांग्लादेश आने वाले वक्त में वाकई में भारत के लिए एक खतरे के तौर पे सामने नहीं आएगा? सर, भारत
के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि हसीना को हटाने के बाद पिछले साल जुलाई में, उसके बाद पाकिस्तान हाइपर एक्टिव हो गया है और पाकिस्तान वहां की जो इस्लाम पसंद शक्तियां हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि जमाते इस्लामी का जो गठबंधन है वो किसी न किसी रूप में सत्ता में आए और इसमें पाकिस्तान अपने भारत विरोधी हित पूरे करना चाहता है। बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान से जी कुछ मदद मिल जाए, आर्थिक मदद मिल जाए, या जो पुराने मुद्दे हैं बांग्लादेश के इमरजेंसी के समय के, उन मुद्दों को सेटल कर लिया जाए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नजदीकियां तो बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को यूज करना चाहता है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस में बहुत पहले ब्रिग बे ऑफ बंगाल का जो समिट था थाईलैंड में, वहां बातचीत हुई, लेकिन कोई बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के कूटनीतिज्ञ हैं वो इस समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन जो राजनीतिक माहौल खराब हो रहा है वो खतरनाक स्थिति है। और उस स्थिति के बीच में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं उधर के पॉलिटिकल लीडर्स के कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, भारत हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरी तरफ हमारे आसाम के सीएम हैं, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आसाम का सीएम विदेश नीति डिसाइड नहीं करता है। बांग्लादेश के जो नेता हैं नेशनल सिटीजन्स पार्टी के, वो विदेश नीति डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे एक माहौल बन जाता है और उससे मीडिया हाइप क्रिएट करके वहां के जनमानस पे एक अलग दृष्टिकोण बनता लग रहा है कि पब्लिक ओपिनियन ऐसा हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत दुश्मन है बांग्लादेश का। उसी तरह भारत में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करना चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है खतरा। भारत को सतर्क रहना है निश्चित रूप से। बहुत ही सेंसिटिव मामला है जब से पाकिस्तान का और आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद भारत के लिए बहुत ही एक संवेदनशील जरूरत है। आपका कहना है कि सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अब मीडिया भी क्या करे सर। मीडिया ये तो बता नहीं सकता है कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, मीडिया ये भी नहीं बता सकता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहां तक पहुंच चुका है, मीडिया ये भी नहीं बता सकता है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना ज्यादा हो चुका है। तो मीडिया को कुछ तो चाहिए ना सर, जिसपे हमारे जो देश के नागरिक हैं वो इमोशनल हो सकें, और शायद इससे बेस्ट मुद्दा उन लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, आप आए। और राजेश जी, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो कभी हुआ करता था। क्या आप तो ज्यादा जिम्मेदारी, आप बड़े-बड़े चैनल्स में जाते हैं, आप बड़े-बड़े चैनल्स में जाते हैं, क्या वाकई में आज आपको लगता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? क्योंकि मैं दिल की बात कहूं तो मुझे लगता है कि हम उस स्तंभ को मीडिया वाले ही दीमक की तरह अंदर से खोखला कर चुके हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। मीडिया में जाके जो नेशनल लेवल के चैनल में जाते हैं, थोड़ा सा निराशापूर्ण माहौल बनता है, क्योंकि इतना नहीं होना चाहिए। मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता है। अगर आप सवाल पूछना चाहते तो आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज को ही म्यूट कर दिया जाएगा। यही आज के मीडिया का सच है, और शायद आप मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन चलिए, आएंगे, अच्छा वक्त भी आएगा, मीडिया फिर से मजबूत होगा, फिर से खड़ा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश पे आपने बातें कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। हम उम्मीद करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध और ना बिगड़े, ये संबंध अच्छे हो, और दोनों देश एक बार फिर से मिलकर जो है विकास के रास्ते पर दौड़ सकें। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी आपका, आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू।